Assalamu alaikum dear students, how are you all of you? Hope so fine. Let's start page number 37 reading Farming Problems in Pakistan, chapter number 8. Please dear students open your books page number 37, then reading will be easy for you. Proper distribution of water farming has always been a problem. As output of farms increases, so the need for more water becomes very important. Although Pakistan has a good irrigation network, the irrigation from the rivers is at its limit, and the government has many schemes for improved water supplies for the tube wells, but demand will always be more than supply. Better distribution of water as required by the farmers will help to improve the crops. The canals also have to maintained properly by regular cleaning, distilling, removing soil and silt from water and preventing leakage. In this paragraph, some points are very important. Just like proper distribution of water for farming has always been a problem, कि फसलों को प्रॉपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है पानी की वो एक हमेशा से प्रॉब्लम रहा है. सेकेंड पे जो है कि जो आउटपुट है फार्मर्स एज द आउटपुट ऑफ फार्म इंक्रीजेस, जो फार्म्स हैं उनकी फसलों की इंक्रीज, उनकी ग्रोथ की ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हमें पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत है. यानी जितना ज़्यादा पानी, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है उनकी अच्छी फसल को लेने के लिए, ठीक है, और उनकी ग्रोथ के लिए. सेकंड देखिए, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के अंदर इरिगेशन का मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था कि इरिगेशन का मतलब है फसलों को आप पानी देने का जो सिस्टम है, उसमें आपके नहरी निज़ाम, केनाल सिस्टम आ जाता है, ट्यूबवेल्स आ जाते हैं, फिर बाय रिवर्स आ जाता है, एंड सो ऑन, वेल्स एट्सेट्रा. ठीक है, ये है. तो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा नेटवर्क है, लेकिन उसके बाद कहते हैं गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स भी बना रही है कि जो कि पानी की सप्लाई के लिए बेहतर पानी की सप्लाई की जा सके ताकि फ़सलों को. लेकिन फिर भी जो है प्रॉपर बेटर डिस्ट्रीब्यूशन जो वाटर की है वो अगर हो तो फार्मर्स को ये हेल्प करती है अपनी जो है वो इम्प्रूव करने में क्रॉप्स को. जो किनाल्स हैं उनको भी मेंटेन रखने के लिए, उनकी बाकायदा क्लीनिंग वगैरह के लिए और उसकी लीकेज से प्रिवेंटिंग के लिए कि पानी कहीं लीकेज ना हो और पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए ये सारे सिस्टम जो हैं वो किए जा रहे हैं. नेक्स्ट आपका पॉइंट है फर्टिलाइज़र्स. इन द पास्ट व्हेन there were fewer people and the demand of crops was less than manure from animals was usually enough to keep the field fairly fertile. कहते हैं कि पास्ट माजी के अंदर हम देखें जब बहुत चंद से लोग थे और हमारे पास क्रॉप्स, यानी हमारे पास इट मीन्स कि जो आपकी फूड है वो डिपेंड करती है उसकी क्वांटिटी पॉपुलेशन के ऊपर. जितनी ज़्यादा आपकी आबादी होगी उतना आपको ख़ुराक की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी. तो कहते हैं जब चंद थोड़े से लोग थे तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही फसल अपनी जो फूड है उसकी ज़रूरत पड़ती थी. तो तब जो है हम फर्टिलिटी के लिए जो है आपके फर्टिलाइज़र्स के तौर पर, आपकी खादों के तौर पर हम मैन्योर यूज़ करते थे जो कि जानवरों के गोबर वगैरह से बनता है. यानी जानवरों का गोबर ही है, उसको जस्ट लाइक हम फर्टिलाइज़र के तौर पर, मैन्योर के तौर पर इस्तेमाल करते थे. उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड कंटिन्यूस फार्मिंग हैव रिड्यूस द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स आर नीडेड फॉर बेटर क्रॉप्स. जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, बहुत ज़्यादा धूप होना, कभी फ्लड आ जाने, साइक्लोन्स आ जाने, ये सम आपके कोई क्लाइमेटिक रीजन्स अफेक्ट सेकेंडली सॉरी बच्चों, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो आपकी जो मिट्टी है, सॉइल है, उसके अंदर से नेचुरल जो फर्टिलिटी है उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते जा रहे हैं. तो वो कहते हैं क्लाइमेटिक जो कंडीशन है और कॉन्टीन्यूस फार्मिंग, यानी कि मुसलसल आप एक फसल बोते हैं तो उसके बाद साथ या दूसरी उगा देते हैं. सब मतलब मीन कि आप ज़मीन को थोड़ा सा अपनी रेस्ट नहीं दे रहे हैं. ठीक है, तो आप जिस तरह से पहले साल में 2 ही फसलें ग्रो की जाती थी, गंदम और चावल की, उसके बाद अब आप बहुत सारी ज़्यादा कर लेते हैं ड्यू टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी. ठीक है, सीड्स ऐसे आ गए हैं, ऐसे आपके फर्टिलाइज़र्स आ गए हैं कि आप विद इन डेज़ जो है वो अपनी फसल को जो है वो ग्रो कर लेते हैं. तो इसकी वजह से ये भी एक इशू है
उसके बाद आपका एक और इशू आ जाता है, उसमें ये है कि हैव रिड्यूस द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स आर नीडेड फॉर बेटर क्रॉप्स। तो हमें फिर ज़मीन जो है, सॉइल है, उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए हमें आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजर्स है उसकी ज़रूरत पड़ती है। पाकिस्तान इज़ फॉर्चुनेट इन हैविंग सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स फॉर दीज सच एज लाइमस्टोन एंड नेचुरल गैस, but there still has to be a huge import of fertilizers, almost 41 billion in 2007, and of other agriculture chemicals such as herbicides and pesticides. Herbicides आपके जो हैं वो वीड्स, जो जड़ी बूटियाँ, उसको मारने के लिए, पेस्टिसाइड्स आपके इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, कीड़े मकोड़े जो हैं। दीज आर वेरी एक्सपेंसिव इंडीड। कहते हैं पाकिस्तान के अंदर किस्मती से, खुशकिस्मती से हमारे पास रॉ मटेरियल है, लेकिन इसके बावजूद हम जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं फर्टिलाइज़र्स। तकरीबन 41 बिलियन जो रकम है उसके हमने 2007 में इंपोर्ट किए थे फर्टिलाइज़र्स, जिसमें आपके हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स भी थे। उसके बाद आपका एक और पॉइंट है जो है कि सैलिनिटी, और सैलिनिटी जो है उसमें मैं आपको बताती हूँ। सैलिनिटी में आपने क्या करना है। सैलिनिटी आपका एक पॉइंट है जिसमें आप लोगों ने ये देखना है कि सैलिनिटी क्या है। पानी के अंदर जो नमकियात आपके पैदा हो जाते हैं वो आपकी सैलिनिटी है, ठीक है। ऑल नेचुरल वाटर हैज़ सम सॉल्ट, जितना भी कुदरती पानी है उसके अंदर कुछ नमकियात होते हैं, बट द अमाउंट इज़ सो स्मॉल, लेकिन इसकी जो मिकदार होती है सॉल्ट की वो बहुत ही कम होती है। स्मॉल दैट वी कैन नॉट टेस्ट इट, इतनी थोड़ी होती है कि हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते। व्हेन इरीगेशन वाटर कवर्स द फील्ड्स, हाउएवर the hot sun evaporates much amount of it and the salt is left behind। तो कहते क्या होता है कि जब हम पानी जो है सैलिनिटी वाला हम अपनी फसलों को देते हैं तो उसमें से जो सूरज है उसके अंदर से एवेपोरेट कर लेता है पानी को, और जो सैलिनिटी है, नमकियात हैं, साल्ट हैं, वो उधर ही फसलों में रह जाते हैं। ईयर आफ्टर ईयर्स this goes on until the salt in the soil is so strong that plants will not grow in it। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, ईयर आफ्टर ईयर, ये इतनी सॉइल स्ट्रॉन्ग, इसमें साल्ट इधर तक अब्जॉर्ब हो चुका है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि हम वहाँ पे फिर प्लांट ग्रो नहीं कर सकते। द ओनली आंसर इज़ टू वॉश द सॉइल। इसका सिर्फ एक ही आंसर है कि उस सॉइल के अंदर से, द ओनली आंसर इज़ वॉश द सॉइल, कि उस मिट्टी को वॉश कर दिया जाए विद प्योर वाटर। ठीक है, यहाँ से हम रीडिंग करते हैं स्टार्ट। तो हमने किया कि प्योर वाटर फ्रॉम डीप अंडरग्राउंड वेल्स आर पुट स्पेशल chemicals on it. Both methods are expensive and many poor farmers cannot afford either solution। कहते हैं कि ये इतना इसको एक्सपेंसिव है कि या तो केमिकल्स के ज़रिए या अंडरग्राउंड वेल्स के ज़रिए उस मिट्टी को, उस जो है वो सॉइल को वॉश कर देना। ये इतना एक्सपेंसिव है कि कुछ फार्मर्स हमारे, हमने लास्ट पैराग्राफ जब रीडिंग की पेज नंबर 36 इसमें भी पढ़ा, टू पुअर्स हैं कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जो चेंजेस हैं उनको मीट नहीं कर रहे। देन है कि 26% ऑफ पाकिस्तान फार्मलैंड इज़ अफेक्टेड बाय सॉल्ट। पाकिस्तान की जो 26% ज़मीन है वो अफेक्टेड है सॉल्ट से, और 8% सो बैडली दैट इट बिकम्स अ डेजर्ट अनलेस ट्रीटेड। के 8% तो ऐसी है कि अगर उसको हम ट्रीट ना करें प्रॉपरली तो वो डेजर्ट बन जाए। नेक्स्ट आपका बचे है वाटर लॉगिंग, यानी कि वाटर लॉगिंग आपका क्या है, पानी का गुजरना, पानी की गुजर गए। वाटर फ्रॉम मैनी परमानेंट इरीगेशन कनाल सॉक्स, ठीक है, आउट एंड
मेक्स द सॉइल सो वेट ईयर्स द प्लांट्स विल नॉट ग्रो इन इट। वाटर जो है, पानी जो है वो बहुत सारे परमानेंट इरीगेशन केनाल्स हैं, नहरी निज़ाम है, वहाँ से गुजरता है एंड मेक्स द सॉइल वेट, और वहाँ पे ज़मीन को गीला बना देता है। दैट प्लांट विल नॉट ग्रो इन इट, लेकिन उसमें प्लांट जो है वो ग्रो नहीं होते बिकॉज द रूट्स नीडेड एयर, क्योंकि मतलब मुसलसल कॉन्टीन्यूसली गुजरता है ना, जिसकी वजह से जो मिट्टी है वो गीली हो जाती है, लेकिन वो ऐसे प्लांट ग्रो नहीं कर सकता क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स हैं उनको हवा की भी ज़रूरत होती है। द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल वाटर लॉगिंग बाय lining the canals with concrete so that the water does not escape, but again this is slow and expensive job। लेकिन कहते हैं गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जहाँ जहाँ से आपका नहरों का पानी गुजरता है तो वो लीकिंग ना हो, वाटर लॉगिंग ना हो, प्रॉपर कंक्रीट से उनकी जो गुजरगाहें हैं वो बनाई जाएँ ताकि जो है प्रॉपर तरीके से वो पानी जो है वो जा सके। लेकिन हम फिर भी इस तरह से नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही स्लो और एक्सपेंसिव जॉब है। देयर आर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ इन पंजाब एंड सिंध एंड other institutions in the country that are aware of these problems and are working to find solutions to them। कहते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटी हैं ज़राअत की, एग्रीकल्चर की, पंजाब सिंध में, और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं मुल्क के अंदर जो इन प्रॉब्लम से अवेयर्स हैं। जो हमने पढ़ा कौन कौन सा, सबसे पहले एरिया का, फिर पुअर क्वालिटी एंड एनिमल्स एंड सीड्स, वाटर, फर्टिलाइजर, सलिनिटी और वाटर लॉगिंग, ये सारे प्रॉब्लम से अवेयर हैं और उनके जो सॉल्यूशंस हैं उनका हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ओके बच्चों, आपने आज ये रीडिंग इसकी करनी है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। और मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको नेक्स्ट पेज की रीडिंग और क्वेश्चन, प्लीज़ अपना काम डेली बेसिस पे कीजिएगा। ये काम आपको दोबारा स्कूल में नहीं कराया जाएगा, इससे नेक्स्ट कराया जाएगा। सो अपने काम को, अपने टाइम को प्रोडक्टिव वे से यूटिलाइज करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।